निकलता है। तो पिताजी बोले ये बात तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी बता देगा। तो बच्चा बोला इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो ये बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लॉकडाउन की पैदाइश। अब ये तो मेरा सामान्य ज्ञान इतना ज़्यादा प्रखर नहीं है। आइए, मैं जिस निमित्त खड़ा हुआ हूँ मित्रों, विषय को बदलना, धारा को बदलना, ये कवि सम्मेलन की परंपरा है। अगले एक क्रम में मैं जिस कवि को लाना चाहता हूँ, बहुत ही सराहनीय काव्य पाठ करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूँ कि वीररस विसंगति से दो तीन विधाओं का जन्म होता है। या तो हास्य पैदा होता है जैसा अभी आपने देखा, या व्यंग पैदा होता है, या फिर उसमें आक्रोश पैदा होता है। कहीं ना कहीं रचनाकार की कलम अंगार लिखने के लिए विवश होती है। मैं आपसे चार पंक्तियों से जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ, उसकी भूमिका में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जिनके दिल में भरत भूमि का गौरव गान धड़कता है, जिनके दिल में भरत भूमि का गौरव गान धड़कता है, अमर शहीदों बलिदानी वीरों का मान धड़कता है। जिनके दिल में भरत भूमि का गौरव गान धड़कता है, अमर शहीदों बलिदानी वीरों का मान धड़कता है। मेरी कविता उनका वंदन करती है जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। मेरी कविता उनका वंदन करती है जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। एक ऐसा श्रेष्ठ कवि जो लखनऊ की धरती से हमारे बीच हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ योगेश चौहान की। आप सब पूरा सदन एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर वीररस के उस ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार को आमंत्रित करें, श्री योगेश चौहान जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, भगवान गोबरनाथ को प्रणाम करता हूँ, गोवर्धन नाथ को प्रणाम करता हूँ। आज की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी रसज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अंत में उस पूज्य माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, संस्कार दिया और बड़ा किया, जिनके शुभाशीष से अलंकृत होकर के मैं काव्य पाठ कर पाता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, निश्चित ही अच्छा चलेगा। थोड़ा आवाज भैया जितनी हो सब खोल देना। हम देखते हैं जब कोई कवि बदलता है तो तुम भी हाथ बदलने लगते हो। हाँ, तुम ना बदलो, बहुरूपिया ना बनो, हम ही को बने रहने दो। जितनी आवाज हो सब खोल देना। बड़े अच्छे मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तालियां भी बीच बीच में बजा देते हैं, खिलखिलाहट भी खूब आई आपके पास। ये आपकी तालियां मेरी कविता का कोई मूल्यांकन नहीं करती हैं। तालियां बजाना क्यों जरूरी है उसके दो कारण बताते हैं हम। तालियां बजाने से खून बढ़ता है, तालियां ना बजाने से नाखून बढ़ता है। नहीं बजाते हो तो बीमारी लेकर के आते हो, बजा लेते हो तो स्वस्थ हो जाते हो, इसलिए बजाई जाती है। दूसरा, आप सभी लोग बहुमत में हैं। ये कवि सम्मेलन के दो भाग हैं। हम यहाँ इधर अल्पमत में बैठे हुए हैं, कम संख्या में हैं। आप सभी लोग बहुमत में बैठे हैं। जब तक ये बहुमत का समर्थन मिलता रहेगा ये अल्पमत की सरकार चलती रहेगी, वरना धराशायी हो जाएगी। इसलिए तालियां बजाना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। अभी रुक जाओ, अभी और थोड़ा सा पहुंचना हूं। दूसरी बात, हम अपनी क्रिया करते हैं और सामने से प्रतिक्रिया ना आए। आपने बल्ब स्विच दबाया, बिजली आ रही है, बल्ब नहीं जला, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो बीच का तार गड़बड़ है या तो फिर बल्ब फ्यूज है। अब ये बीच का कनेक्शन गड़बड़, या आप लोग फ्यूज हैं, आप बदल तय करेंगे। इसलिए हाथ खोल करके बैठिए। जल्दी है क्या? अच्छा, ये 20 किलो के वजन के 19 किलो के वजन में पूरा शरीर इसका है, लेकिन ये टिले टिले ज़्यादा झिंगुर जैसा बोलता रहता है। अच्छा, झिंगुरों को आपने देखा भी होगा, आवाज़ बड़ी तेज निकालते हैं। ये पीछे जब कब निकालते रहेंगे। बहुत अच्छा, मैंने बता दिया आपको कि मैं आपकी क्रिया करता हूँ, मैं अपने संस्कारों का परिचय देता हूँ। अक्सर लोग आवाज़ लगाते हैं जब मैं कहीं पहुँचता हूँ, कहता हूँ ये नवाबों की नगरी से आए हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है।
भगवान लक्ष्मण की नगरी है। भगवान लक्ष्मण भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने उसको बसाया था। बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं भगवान लक्ष्मण की नगरी से आया हूँ और महोबा की धरती पर पहुँचा हूँ जो वीर भूमि कही जाती है। एसडीएम साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इन सबको बताना चाहता हूँ, अकेले आप ही को ना बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास से पहुँचते पहुँचते सारे लोगों के पास पहुँचे। हम जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो पंडित शिवप्रकाश तिवारी हमारे गुरु जी भी जीवित है। ये मेरा सौभाग्य है और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मेरी माँ को पढ़ाया और मुझे भी पढ़ाया। मेरी माँ को कक्षा 5 में पढ़ाया, हमको कक्षा 1 में पढ़ाया, बस इतने फ़र्क है खाली। तो उन लोग जब पढ़ाया करते थे तो बोलते थे एक बार सभी लोग बच्चों को बैठा करके, पहले की पढ़ाई कुछ और थी। आप भी जानते होंगे टाट पट्टी पर बैठ करके तख्ती के पाटे पर पढ़े होंगे, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अक्सर कहा करते थे बेटा तमाम उदाहरण लिखने पड़ते हैं और कभी वीर रस की अगर परिभाषा लिखनी पड़ जाए परिभाषा लिख देना। अगर कोई उदाहरण तुम्हारे दिमाग में ना आए तो केवल आल्हा की एक पंक्ति कोई भी उठा के लिख देना, वीर रस की परिभाषा बन जाती है। मित्रों आप ऐसी धरती पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप जीवंत होकर के बैठिए। इधर के लोग मैं देख रहा हूं हाथ खामोश, ठंडी तो नहीं आनी चाहिए। ये वीर रस की कविता गर्मी पैदा करेगी। हाथ खोल करके बैठिए, आनंद आएगा पूरा पूरा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका टेस्ट लेता हूं, परीक्षण करता हूं। हालांकि ये मैं धृष्टता कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। हालांकि कम बिल्कुल अनपढ़ जो कबीरदास तुलसीदास भी थे, किसी भी स्कूल नहीं गए थे। भला हम तो थोड़ा बहुत गए भी हैं, इसलिए लेकिन फिर भी मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाथ खोल करके बैठना, 4 पंक्तियों के माध्यम से टेस्ट लेता हूँ, एक परीक्षण करता हूँ। प्रेम की बात मैं भी करता हूँ, बशर्ते थोड़ा सा अंतर इतना कि मेरा प्रेम किसी नायिका के आलिंगन का नहीं होता है, मेरा प्रेम माँ भारती के होता है। भाई इतना केवल अंतर है। बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ। और प्रेम आसान नहीं है। अक्सर लोग कहते प्रेम हो जाता, वो नहीं जाता है। प्रेम अगर हो गया तो सौभाग्य मानिए। और प्रेम आजकल नगरों महानगरों में आप देखते होंगे, तमाम प्रेम आपको मोटरसाइकिलों पर टहलता नजर आता होगा। वो प्रेम नहीं है। प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक साधना है, प्रेम एक त्याग है। और प्रेम में हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बात अगर पहुंचे तो एक भी व्यक्ति का हाथ चौथी पंक्ति पर खामोश न रहे। इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। यहीं पर मैं बात प्रारंभ करता हूं। एसडीएम साहब सुनिएगा, प्रेम कितनी बड़ी त्याग और तपस्या, कितना बड़ा परीक्षा लेता है और हर असंभव कार्य संभव करता। सुनिएगा पंक्तियां कि प्रेम से डुबोया गया फूल गर्म पानी में तो पराग को सुगंधित इत्र बनना पड़ा। कि प्रेम से डुबोया गया फूल गर्म पानी में तो पराग को सुगंधित इत्र बनना पड़ा। मोर ध्वज ने किया था प्रेम सुत से तो आरा, पीठ पे चला प्राणी विचित्र बनना पड़ा। कि मीराबाई जी ने किया प्रेम जब मोहन से तो जहर को सुधा पवित्र बनना पड़ा, तो गरल को सुधा पवित्र बनना पड़ा। और किया प्रेम शेखर सुभाष ने मां भारती से वीर बलिदानी का चरित्र बनना पड़ा। अभी आनंद नहीं आया, गर्म पसीना निकाल लेना। हम ये बताए दे रहा हूं, थोड़ा सा और खुल करके बैठिए। इस समय मैं जानता हूं जुकाम हो गया है, बांसुरी का एक छेद बंद हो गया है, गले का आवाज बदल गई है, लेकिन भरोसा आप पर है। जरा खुल करके बैठना। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। ये तो परीक्षण की पंक्तियां थी। हाथ खोल कर बैठना, जितनी बढ़िया आप प्रतिक्रिया देंगे उतने अच्छा पढ़ करके जाने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा, एक बार टेलीफोन पर एक बात चल रही थी, उधर से आवाज आई, चौहान देश की जवानी भटक गई है। मैंने उत्तर दिया अगर सही लगे तो समर्थन करना। हमने कहा जिस दिन देश की जवानी भटक जाएगी मानचित्र पर ढूंढना पड़ेगा कि भारतवर्ष कहां है। गलत बोल रहे हैं आप। अगर इतने बड़े कुनबे में कहीं आसाराम बैठे होंगे तो ध्यान रहे स्वामी विवेकानंद भी बैठे होंगे इसी कुनबे में। ये आप गलत कहते हैं। तब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैंने जवाब दिया। सुनिएगा और हाथ खोल करके बैठना। सुनना कि दिखते हैं तिरछे नयन जब नायिका के, अंतस को पावन कहानी सूझ जाती है। कि दिखते हैं तिरछे नयन जब नायिका के, अंतस को पावन कहानी सूझ जाती है। और झनकार मन की मधुर मनुहार से वो पल भर में ही तो जुबानी बूझ जाती है। किंतु जब कानों में चुनौती भरी ललकार सीमा पर क्रूर शत्रुओं की गूंज जाती है, सीमा पर क्रूर शत्रुओं की गूंज जाती है, तब प्रेम मातृभूमि के प्रति उमड़ते ही आंख बंद करके जवानी जूझ जाती है।
आंख बंद करके जवानी जूझ जाती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता सुनिएगा। एक कविता के लिए विशेष आग्रह किया था आदरणीय दिहुलिया जी ने, हेलो क्या नाम, चतुर्वेदी जी ने, देवेंद्र चतुर्वेदी जी ने। मैं दिमाग से चल करके घर से सोच के चला था कि आज मैं वो नहीं पढ़ूंगा, कुछ और पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ करके फिर आपने बदल दिया। मैं वो कविता पढ़ना चाहूंगा मैं, लेकिन पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक चुनौती देता हूं। जब इस प्रकार से देश की जवानी जूझने के लिए तैयार खड़ी है तो आप सबको मैं एक चैलेंज देता हूं, और ध्यान रहे अगर चुनौती स्वीकार हो तो तालियां बजाना, वरना गीदड़ों की तरफ बैठे रहना खामोश, मत तालियां बजाना। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं, सुनिएगा। कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं, बिलोरना अवधि का शब्द है, मथना कहते हैं, कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं, तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं, तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। प्यास कोई झरना बुझा सके न लेस मात्र, तो बताओ नीर की रवानी किस काम की। सार कोई निकले न यदि अंत में कथा के, तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। और देश के किसी भी काम में या सके न यदि आप, तो बताओ फिर नौजवानी किस काम की। तो 4 पंक्तियां और पढ़ता सुनिएगा, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। एक पात्र का नाम लेना चाहता हूं। यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। एसडीएम साहब, कारगिल का युद्ध चल रहा था, एक हाथ से माउजर आग उगल रही थी, दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा था। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य पर वो जाबाज पहुंचा और तिरंगे को फहराया, लेकिन तब तक शत्रु की एक गोली दाएं कंधे को छेद कर निकल जाती है। वो अपने आप को संभालता, कुछ उत्तर दे पाता, तब तक कई गोलियां उसके सीने में उतर जाती हैं। और मां भारती की गोद में चिरनिद्रा में जब लेटता है तो अक्सर आपने देखा होगा, जब ऐसी स्थिति आती है तो हाथ का कोई सामान जब हाथ में होता है तो दूर गिरता है, लेकिन वो जब मां भारती की गोद में सोया तो तिरंगा ऐसा गिरा कि उसके ऊपर लिपट गया। वो नाम है कैप्टन मनोज पांडे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और कैप्टन मनोज पांडे ने अपने अंतिम शब्द में जो कहा, अंतिम श्वासों में जो कहा, यदि आपको लगे कि मां भारती के लिए एक मेरे बेटे का यही उत्तर होना चाहिए था, यही संवाद होना चाहिए था, जो 4थी पंक्ति पर उसकी शहादत का अभिनंदन करना। कैप्टन मनोज पांडे ने क्या कहा, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली, युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। ये शब्द कैप्टन मनोज पांडे के हैं। एक शब्द शिल्पी होने के नाते कविता में ढालने का काम किया है। कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली, युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। एक शस्त्र का प्रयोग किया रणभूमि पे तो बदले में ब्रह्म अस्त्र हम 4 डालेंगे। कि दया भगवान करे हम तो करेंगे नहीं, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। और मृत्यु आई शौर्य सिद्ध करने से पूर्व यदि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, एक कविता पढ़ता हूं वरना लंबा समय हो जाएगा, टीम लंबी है। अंतिम 4 पंक्तियां और बर्दाश्त करिए। पढ़ने का मन तो पढ़ास तो बहुत लग गई थी। एक बार ऐसे हुआ था, ऊंट को लुटास लग गई थी, सियार को हुकास लग गई थी, और कभी कोई मंच पर आता तो उसको पढ़ास बहुत लग जाती है। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन समय की मर्यादा है, सबको सुनना है, सभी वाणी पुत्र, सभी मेरे भाई हैं, आप सभी को सुनना है, इसलिए 4 पंक्तियां अंतिम और पढ़ता सुनिएगा। जो समाज पेड़ों की पूजा करता हो, जो समाज पशुओं की पूजा करता हो, जो समाज पक्षियों की पूजा करता हो, जो निर्जीव में भी सजीवता का दर्शन करता हो, वो कभी असहिष्णु नहीं हो सकता। और फिर भी यदि आरोप लगता है कि भारतवर्ष असहिष्णु हो गया, रहने के काबिल नहीं है, तो मुझे असहिष्णु हो भी जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, बात हृदय में उतर जाए तो जरा मुझे जवाब देना तालियों के माध्यम से। एक बार हाथ खोल करके बैठना दादा, अगर बात सही लगे, तर्कपूर्ण लगे तो बताइएगा। कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रस भी रचाया था। कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रस भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। परिणाम
प्रारंभ कोई भी नहीं तुम्हारे हाथ में है। परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। और पापियों का सर्वनाश कर रहे तू जग से, बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। कि बांसुरी बजाना छोड़। एक रचना का आदेश हुआ। साथियों, आपने छत्रपति महाराज छत्रसाल आल्हा उदल जहां आप बैठे हैं, महाराणा प्रताप, तमाम सारे हमारे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत कविताएं सुनी होंगी आपने। महाराणा प्रताप पर तमाम कविताएं पंडित गंगारत्न पांडे ने मेवाड़ मुकुट लिखा, पंडित श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखी, चेतक पर तमाम कविताएं सुनी गई और लिखी गई। लेकिन एक पात्र ऐसा था, एक चौपाया और था महाराणा प्रताप के सैन्य दल में, हाथी, जिसका नाम था राम प्रसाद। उस राम प्रसाद पर किसी ने कलम नहीं उठाई। मैं जब गंगारत्न पांडे का मेवाड़ मुकुट पढ़ रहा था तो मुझे राम प्रसाद का दो पंक्तियां उसमें दिखाई पड़ी और हमारी निगाह उसी पर टिक गई। जाकर के हमने शोध करना शुरू किया, तमाम पुस्तकालयों में जाकर के पुस्तकों को छाना, बहुत कम मिला मुझे। एक पुस्तकालय ऐसा है, एक पुस्तक मिली मुझे संभवामी युगे युगे, उसमें थोड़ा सा उसका मुझे वर्णन जब मिला, हमने अध्ययन किया तो मैंने ठान लिया कि हाथी राम प्रसाद पर एक खंड काव्य लिखूंगा मैं, जो 100 पेज का होगा कम से कम, और लिखना प्रारंभ किया। लेकिन हमने कहा किताबों तक न सीमित रहे, ये बात मंचों के माध्यम से श्रोताओं के पास भी पहुंचे कि हाथी राम प्रसाद भी कितना बहादुर था, कितना वीर था। इसलिए मंच के लिए भी मैंने कुछ 2-4 पंक्तियां लिखी हैं उसके लिए, और मैं मंच के लोगों से भी निवेदन करूंगा वो भी सुने। और साहब ये भी, अच्छा आप लोग ताली नहीं बजा रहे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इधर भी लगता है कि मनरेगा के सब मजूर बैठे हुए पकड़ के, हाथ बंद करके बिल्कुल सीधे सीधे बैठे हैं। ये देखो मुंह लटकाया ऐसा बैठा जैसा लगता है घर से सताया हुआ चला आया यहाँ पर। हाँ, ले पेरोल ना बनाओ, तुम मजदूरों के हेड तुम ही हो, ये हमें पता है। थोड़ा हाथ खोल करके बैठिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं हाथी राम प्रसाद पर, सुनिएगा। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की सेना है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना है। सेना आमने सामने है, युद्ध बिल्कुल होने को है। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार हैं, बस केवल वार करने ही वाले थे कि उनकी निगाह अपने हाथी राम प्रसाद पर पड़ी। यूं तो हाथी बहुत थे, शत्रुओं के पास भी बहुत थे, इधर भी बहुत थे, घोड़े भी बहुत थे, लेकिन चेतक विशेष था। हाथी भी बहुत थे, लेकिन हाथी राम प्रसाद विशेष था। हाथी राम प्रसाद पर निगाह पड़ी और जैसे ही निगाह पड़ी तो महाराणा प्रताप जाकर के उस हाथी के पास पहुंचे और थोड़ा सा संवाद करते हैं आपस में। पंक्ति आपके पास पहुंचे एसडीएम साहब, तो आपके भी हाथ खुले। शायद पहली बार मैं पढ़ूंगा, आप पहली बार भी सुनेंगे। मैं तो कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन सुनेंगे आप पहली बार। हाथी राम प्रसाद पर यह दावा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। हाथी राम प्रसाद के पास महाराणा प्रताप पहुंचते हैं घोड़े पर बैठ करके, और हाथी से क्या कहते हैं सुनिएगा। कि मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, खड़े थे योद्धा चलने को निज धर्म युद्ध परिपाटी पर। हमने धर्म युद्ध इसलिए किया क्योंकि हमने कभी छल से युद्ध नहीं किया है, सामने आकर के युद्ध किया है। और हमारे ऊपर जब भी आक्रमण हुआ तब छल कपट से हुआ है। इसलिए हम महाभारत का युद्ध देखिए, सवा शंख बजी युद्ध प्रारंभ, शाम को शंख बजा, मैत्रीपूर्ण भाव में सब बैठे हुए थे। मैं पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा। कि मेवाड़ दुर्ग की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, खड़े थे योद्धा चलने को निज धर्म युद्ध परिपाटी पर। क्षण भर को जा टिके नयन राणा के अपने हाथी पर, मस्तक पर दोनों हाथ रखा अपने अनबोली साथी पर। बोले चेतक पर हो सवार दुश्मन को धूल चटाऊंगा, रिपु रक्त से हल्दी घाटी की मैं प्यास बुझाऊंगा। हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी, हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी मेवाड़ मुकुट की रक्षा में। और अगली पंक्ति पर हाथ खोलना कि हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी मेवाड़ मुकुट की रक्षा में, पूर्णांक आज अर्जित करना रण की इस कठिन परीक्षा में। भैया इको बंद कर देना, जरा आवाज बढ़ाइए, इको बिल्कुल खत्म, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हे राम प्रसाद देना प्रसाद दुश्मन को तुम कोला हल की। हम लोग अक्सर ये प्रयोग करते हैं भाषा इस शब्द का
घर में किसी के ऊपर नाराज होते हैं तो कहते हैं आओ खाने भर का प्रसाद देते तुम्हें अभी हम। गुस्सा में जब होते हैं, वह ईश्वर की कृपा से उसका नाम भी यही था। हे राम प्रसाद देना प्रसाद दुश्मन को तुम कोला हल्की, करना कर्म निडर होकर चिंता मत करना तुम फल की। यदि घाव लगे तन पर तो पीड़ा शीघ्र भुला देना, आहट से पहले सैनंदन में शत्रु को शीघ्र सुला देना। आंच नहीं आने पाए राणा के परम प्रतिष्ठा पर, दाग नहीं लगने पाए ए हाथी तेरी निष्ठा पर। और हे मतंग लेना उमंग, पौरुषता तुम दिखला देना। हम मेवाड़ी योद्धा है दुश्मन को ये बतला देना। हम मेवाड़ी योद्धा है दुश्मन को ये बतला देना। अब हाथी बोल नहीं सकता और हाथी का उत्तर सुनना। बिना बोले संकेतों में बात करता है कि सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। आर पार करने के चिंतन में निज मन को व्यस्त किया। हे नरेश मेवाड़ धरा का है अनाज हमने खाया, जिनके पोषक तत्वों से संगठित हमारी है काया। प्राण जाए पर बचन न जाई, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है। युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्त फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। अगली दो पंक्तियां महत्वपूर्ण, जिस पर तालियां मांगता हूं। इस पर तो आपने अपने आप बजाई, अगली दो पंक्तियों पर आपकी तालियां मांगता हूं जो महत्वपूर्ण है कि आंच नहीं आने पाए राणा के परम, आंच नहीं, सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। आर पार करने के चिंतन में निज मन को व्यस्त किया। हे नरेश मेवाड़ धरा का है अनाज हमने खाया, जिनके पोषक तत्वों के सह संगठित हमारी है काया। प्राण जाए पर बचन न जाई, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है। युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्त फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। हम बोल नहीं सकते राजन, हम बोल नहीं सकते राजन, पर पूर्ण हमारा प्रण होगा। दे रहा वचन में अंतर से निजवार महाभीषण होगा। दे रहा वचन में अंतर से निजवार महाभीषण होगा। और देखिए क्या जवाब देता है कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं। अब देखिए उस हाथी की शालीनता को देखिए, अपने नरेश के समक्ष अपनी बहादुरी का गुणगान नहीं करता है। अपने नरेश के समक्ष अपने आप को पिटरिया कहता है, पिटारी छोटा सा कहता है। पंक्तियां निवेदित सुनिएगा कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूं। मैं चुपके से वार भी नहीं करता महाराज। यह हाथी बोल रहा है कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं, मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूं। हे महीप हमने भी तो जीवन भर निष्ठा पाली है, क्रोध भरे अंगारों सी आंखों में देखो लाली है। फंसा सूंड में साकल मेरा सलन सलन कर लहरेगा, शत्रु गजों का पेट किसी नक्कारे जैसा गहरेगा। किसी सरोवर में अपने शस्त्रों को फेंक नहीं सकता, शागिर्द आपका रिप समझ घुटने टेक नहीं सकता। समर भूमि को शत्रु के शव का खलिहान करूंगा मैं, वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा मैं। कि वरदान मौत का दूंगा, वरदान मौत का दूंगा या निज को